करना है। इसमें हमने क्या-क्या पढ़ लिया था, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं दोबारा से। और अभी कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं। और मैं अब आपके साथ बुक शेयर कर रही हूँ। बेटा, ये जो हम बुक यहाँ पर कर रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है और बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो। अगर नहीं है, तो आप उसे ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो कल हमने इसमें पढ़ा था फैशन डिज़ाइन आजकल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले जो भी मिल जाता था, हम उसे ही पहन लेते थे। बाद में ये हुआ कि जो हमें पसंद है, हम वो बाज़ार में खरीद सकते हैं। रेडीमेड कपड़े भी आ गए हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का महत्व भी किया था हमने, जीन्स के बारे में भी डिस्कस किया था और फैशन संबंधी हमने शब्दावली डिस्कस करी थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था फैशन क्या होता है। तो फैशन ऐसी शैली होती है जो किसी एक कलावधि में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहती है। तो इसमें एक तो स्टाइल है और दूसरा है टाइम। जिस टाइम पर जो भी शैली सबसे ज़्यादा चलती है, वो होती है फैशन। शैली क्या होती है? कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था। तो शैली जो है किसी भी कपड़े में, किसी भी ड्रेस में जो विशेष चीज़ होती है, जो उसकी विशिष्टता होती है, विशेष दिखावट होती है, उसको हम शैली कहते हैं। स्टाइल्स आते हैं, शैलियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं। फैशन जो है वो चेंज होता रहता है। फैशन कभी भी स्टेबल नहीं रहता। लेकिन स्टाइल जो है वो बना रहता है। चाहे हम बैगी की बात करें, हम ब्लेज़र्स की बात करें, वो बना तो रहेगा। ये अलग बात है कि वो शैली फैशन में है या नहीं है। पहले ऊँचे कुर्ते चलते थे, तो ये थोड़ी ना है कि अब अगर फैशन में नहीं है तो वो स्टाइल नहीं रहेगा, स्टाइल हमेशा रहता है। फिर हमने किया था अस्थाई फैशन या फिर फैड्स जो बहुत कम समय के लिए आते हैं। इनमें जो डिज़ाइन या स्टाइल होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता लोगों को कि वो लंबे समय तक उनको अट्रैक्ट कर पाए। तो उसमें ज़्यादातर या कुछ स्पेशल सी चीज़ होती है जो बहुत कम टाइम के लिए अच्छी लगती है और फिर लोग उसको भूल जाते हैं। फिर आता यस। है क्लासिक शैली जो कि कभी भी पूरी तरह से आउट ऑफ फैशन नहीं होती। ये ज़्यादातर थोड़ी सिंपल सी होती हैं और लोग इसीलिए इनको कभी भूलते नहीं है, हमेशा ये स्टाइल में रहते हैं। ये स्टाइल हमेशा फैशन में रहते हैं। अब आज हम जो करेंगे वो है फैशन का विकास। ओके? फैशन का विकास किस तरह से हुआ? आपको क्या लगता है बहुत साल पहले आपके बाबा-दादी भी रहे होंगे, मम्मी भी रहे होंगी, तब इतनी सारी फैशन की चीज़ें तो नहीं होती थी। तो फैशन भी जो है वो धीरे-धीरे डेवलप होता गया और डेवलप होते-होते वो जहाँ पर आज है वहाँ भी रुकेगा नहीं। ये अभी भी आगे चलता रहेगा और फैशन हमेशा बदलता रहता है। फैशन कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो फैशन शैली की कार्यशैली को समझने के लिए हमने जो मूल सिद्धांत हैं बेसिकली हमें उन्हें समझना पड़ेगा। जो बेसिक टर्म्स हैं, जो उसकी शब्दावली है वो तो हमने समझ लिया। अब इसके कुछ सिद्धांत हम देखेंगे। अब ये देखते हैं कि फैशन का डेवलपमेंट हुआ कैसे? आज जिस फैशन को हम जिस तरह से आज देखते हैं, आज तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस लेवल पे ये पहुँचा कैसे? पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। तो फैशन जो है बेसिकली थोड़ा नया। आपकी मम्मी भी कई बार ये कहती होंगी कि जब देखो फैशन करते रहते हो, आज के बच्चे ऐसे हैं। बेटा ऋतु अपना माइक बंद करिए। ऋतु माइक बंद करो बेटा। तो वो देखते हैं कि आजकल आप इतना फैशन कॉन्शियस हो, आज के लोग भी इतने फैशन कॉन्शियस हैं। तो ये थोड़ा नया-सा कांसेप्ट है जो कई बार आपके पेरेंट्स और स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स या बाबा-दादी को समझ नहीं आता। क्या है, हर टाइम तुम्हारे को कपड़े चाहिए, नए-नए टाइम, हर नए समय पे कोई नया फंक्शन है, आपको नए कपड़े चाहिए। तो ये अब एक इंडस्ट्री की तरह बढ़ रहा है और ज़्यादातर इसमें जो है वेस्टर्न आइडियाज़ भी बहुत हैं, अलग-अलग संस्कृतियों का प्रभाव है, हमारे रीति-रिवाजों का प्रभाव है, जो मास मीडिया है, पिक्चर्स हैं, टीवी है, इसका भी अपना एक रोल है जो कि फैशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले क्या हुआ था, फैशन का जो बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र था वो था फ्रांस। आज भी आप सुनते होंगे कि पेरिस जो है उसे हम फैशन का एक सेंटर मानते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है। तो ये बहुत पुराने समय से भी फैशन का जो केंद्र था वो था फ्रांस। तो आज के टाइम में इंटरनेशनल फैशन में फ्रांस या पेरिस का आज भी काफ़ी दबदबा है और ये 18th सेंचुरी से ही शुरू हो गया था। पहले जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो लोग ज़्यादातर 2 तरह के होते थे। एक था अमीर और दूसरा था गरीब। जो अमीर लोग थे, वो तो बहुत फैशनेबल कपड़े खरीद सकते थे, उनके पास पैसे थे और वो उस तरह के कपड़े अपने लिए स्पेशली बनवाते थे। ये नहीं आप बाज़ार गए और खरीद लाए, वो उनके लिए स्पेशली बनवाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि सम्राट लुइस 14th, इनका नाम क्या था? एम्परर जो इंग्लैंड के थे, लुइस 14, वो जो हैं अपने कोर्ट में जो उनके कोर्टियर्स थे, जो लोग वहाँ पर काम करते थे उनके कोर्ट में, उस उन्होंने क्या किया, पेरिस को यूरोप की राजधानी बना दिया। और जब पेरिस यूरोप की राजधानी बन गया, तो जैसे हमने किया कि फैशन का केंद्र फ्रांस है, तो वो सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और फ्रांस में बहुत सारे शहर के
जो बाकी सारे शहरों के जो कोर्ट के लोग थे, वो वहां पर रेशमी वस्त्र, रिबन और लेस भेजते थे। अब क्योंकि ये राजधानी बन गया था, तो राजधानी बनने के बाद क्या होगा कि वहां पर लोगों की एंट्री ज्यादा होगी, वहां पर ट्रेड भी ज्यादा होगा, व्यापार भी ज्यादा होगा, तो वो जो है एक सेंटर बन गया। और इस काल में क्या हुआ, फैशन के लिए सिलाई के जोड़ के लिए हाथ से सिलाई होती थी, तो ये मेहनत वाला काम था। हाथ से क्यों सिलाई होती थी? क्योंकि अब आपके पास मशीन है, पहले तो मशीनें नहीं होती थी, सारे कपड़े हाथ से बनते थे, और इसीलिए मैंने कहा कि वो ग्राहक या जो भी खरीदवार है वो अपने ही नाप से सिलवाता था। और शायद अगर आप अपनी मम्मी से या नानी से पूछोगे तो वो भी यही बताएंगे कि हम तो टेलर के पास जाते थे और हमारे कपड़े टेलर सिलता था। अब जो है यस हम बाजार में रेडीमेड्स ले आते हैं, लेकिन पहले जमाने में टेलर ही सिलता था। तो फिर भी मशीन तो थी ना टेलर के पास। जबकि हम बात कर रहे हैं 18 सेंचुरी की, तब मशीन भी नहीं थी और सब कपड़े हाथ से ही बनते थे, तो ज्यादातर अमीर लोग अपने नाप के कपड़े सिलवा पाते थे। और फ्रांस में जब पेरिस जो है सेंटर बना वहां का, कैपिटल मतलब राजधानी बना, तो बहुत सारा ट्रेड वहीं से होने लगा। फिर क्या हुआ कि जब वहाँ का जो मेन कोर्ट था, जो वहाँ का जहाँ राजा थे या जो वहाँ के जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, उन्होंने क्या तय किया कि उनके सपोर्ट से जो फ्रांस में जो रेशम उद्योग था, मतलब सिल्क इंडस्ट्री जो थी, रेशम का जो उद्योग था, उसे विकसित करा गया। और क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, ये जो हमने अभी बात करी कि ये लुइस 14 ये भी उन्हें सपोज उनको हेल्प करते थे। तो इसलिए ये जो फ्रांस था ये फैशन का एक केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर उनको सरकार का, उस समय की जो सरकार रही होगी, मतलब तब सरकार नहीं होते, तब तो राजा और कोर्ट हुआ करते थे, उनको उसकी हेल्प मिल गई थी। बेटा अभी जो आप जिसने हाथ उठाया मैं भी क्वेश्चन पूछ लूंगी। तब क्या होता था, ये वर्ड आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, परिधान निर्माण की जो कला थी उसको तब कुछ कहा जाता था। क्या कहते थे हम? ये उसकी स्पेलिंग है, और जो लिखा हुआ है COUTURE, ये कुटूर नहीं है, ये कुटूर है। क्लियर? और परिधान को जो डिजाइन करते थे, जो लोग इस डिजाइनिंग में इन्वॉल्व थे, जैसे अब हम क्या देते हैं फैशन डिजाइनर्स हैं, उन्हें जो जेंट्स होते थे या जो पुरुष होते थे उन्हें हम कुटियोर कहते थे, और जो लेडीज होती थी वो होते थे कुटियरर। क्लियर? तो ये हमारे पास दो शब्द थे। आज भी आपने सुना होगा जब फैशन की बात होती है तो कुटूर और हम सिलुएट इन टर्म्स की बात करते हैं। तो ये कब आए थे ये शब्द? जब 18th सेंचुरी में फ्रांस सबसे पहले फैशन का सेंटर था। और ये सारे फ्रेंच वर्ड्स भी हैं कुटूर, और जो डिजाइन करते थे उनको हम कुटी, ये जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कुटूरियर। इंग्लिश में पढ़ोगे तो आसानी हो जाएगी। ये कुटूर है और ये कुटीरियर, और यहाँ पर है कुटीरियर, इसमें रियर ए होगा। ओके, फिर हम नीचे आते हैं। किसी ने हाथ उठाया था, हाँ बोलो बेटा। स्नेहा आप क्या कह रहे थे? कोई क्वेश्चन था? नहीं बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो अब जब हमारे पास ये फ्रांस का सेंटर बन गया, इसके बाद जो मेन चेंज आया यहाँ पर हमारी फैशन इंडस्ट्री में, वो आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। शिवांश, चलो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति आई, उस समय पर सबसे पहला एक मेजर चेंज आया वस्त्र निर्माण और उत्पाद में। और जब औद्योगिक क्रांति आई तो हमारे पास बेसिकली मशीनें और यंत्रों से और करघे से काम शुरू होने लगा। अभी तक सारा काम हाथ से होता था, तो औद्योगिक क्रांति में मशीनें आ गई, करघे आ गए, और इसकी वजह से अमेरिका में वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास होने लगा। तो मशीनों के आने से काम तेजी से होने लगा, और तेजी से बढ़ते व्यापार और उद्योग ने मध्यम वर्ग को जन्म दिया। अब जब मशीनें आई, इंडस्ट्रीज आई, तो हमारे पास, अभी तक हमने करा, हमारे पास सिर्फ दो वर्ग हुआ करते थे, एक अमीर वर्ग और एक गरीब। जो जिनके पास इंडस्ट्रीज थी, जो कोर्ट में काम करते थे, जो राजा के आसपास थे, वो अमीर हुआ करते थे, और बाकी लेबर होती थी जो काम करती थी। लेकिन जब इंडस्ट्री आई तो लोग नौकरी पे जाने लगे। ये जब से नौकरी शुरू हुई, काम शुरू हुआ, तब ये मध्यम वर्ग आया। और ये जो मध्यम वर्ग था, बेटा अपना माइक बंद करो,
इनके पास बहुत ज्यादा धन भी नहीं था और धन की बहुत कमी भी नहीं थी, तो ये मिडिल क्लास जिसको हम आज कहते हैं उस तरह का था। और इसलिए ये अपने शौक और थोड़े से कपड़ों को खरीदने के लिए इनके पास धन भी हुआ करता था। तो अब मिडिल क्लास आई जब औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति में थोड़ी सी मशीन, मैम यंत्र भी आने लगे। हाँ बोलो बेटा। कोई जना कुछ पूछेगा तो ठीक है। अब मेन जो सबसे बड़ा चेंज आया वो आया जब सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ। सिलाई मशीन के आविष्कार ने इसको एक उद्योग के रूप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये एक इंडस्ट्री बना दिया, क्योंकि पहले जो लोग सब हाथ से काम करते थे अब वो मशीनों से हो सकता है। और जैसे ही मशीन से काम होता है वैसे ही हम ये समझ सकते हैं कि मशीन में काम होने से चीज तेज होगी, और अगर काम तेज होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, उत्पाद भी ज्यादा होगा, तो ये एक उद्योग बन गया। और इसने फैशन को लोकतांत्रिकरण कर दिया, मतलब जो है ये हर जने के लिए आसान हो गया, क्योंकि मशीनों से जब सामान बनने लगता है तो वो थोड़ा सस्ता भी हो जाता है और लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मशीन थी, ये तो आपने शायद कभी सुना हो, सिंगर की मशीनें आती भी हैं आज की डेट में। और सिंगर की मशीनें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मशीन का आविष्कार था ये 1859 में आइजक सिंगर ने सबसे पहले सिलाई मशीन को बनाया। और ये जो सिलाई मशीन थी ये पैरों से चलती थी, जैसे पांव चक्की की तरह पैरों से चलती थी। और इसने मशीनों, अब जब पैर से मशीन को चलाएंगे तो हमारे जो दोनों हाथ हैं वो फ्री रहेंगे, और जब पैरों से चलती थी तो हाथ फ्री रहेंगे, और इस तरह से अ, आसानी से कपड़े सिले जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था, सिलाई मशीन का उपयोग सैनिकों की वर्दी के लिए किया गया। तो सबसे पहला जो इन मशीनों का यूज किया गया, ये युद्ध, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब सैनिकों की वर्दी के लिए किया था। अभी हम जीन्स पर भी आएंगे जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो क्या क्या मेजर चेंजेस हो गए, सबसे पहला जो चेंज था वो ये था कि फ्रांस जो है वो फैशन का केंद्र बना। 18वीं शताब्दी में जो लुइस 14वें थे, उन्होंने सबसे पहला क्या किया, उन्होंने फैशन को प्रोत्साहन दिया। और वहां पे दो ही तरह के लोग होते थे, अमीर और गरीब। क्लियर। फिर लोगों की मदद मिलने से, मतलब अमीर लोगों की मदद मिलने से, राजा की मदद मिलने से बहुत जल्दी फैशन का विकास वहां पर हुआ और फ्रांस फैशन सेंटर बन गया। फ्रांस का जो राजधानी था वो था पेरिस, इसलिए पेरिस जो है वो इंटरनेशनल फैशन का सेंटर बन गया, खासतौर पे सिल्क का। फिर आई औद्योगिक क्रांति जिसने एक मिडिल क्लास को जन्म दिया, जो लोग पैसे खरीद भी सकते, जिनके पास पैसा था, जो सामान खरीद सकते थे। ओके। फिर मशीनें भी आई, और 1859 में आइजैक सिंगर ने मशीन का निर्माण किया। उसने तो अपनी वाइफ के लिए किया था, वो अपनी बीवी के लिए करता था, लेकिन इसका बहुत बड़े स्केल पर यूज हुआ जब वर्ल्ड वॉर में सैनिकों के लिए वर्दी बनाई गई। फिर एक चेंज आया वर्ष 1849 में, जब लेवी स्ट्रॉस की जीन्स आज भी आती हैं, जब लेवी स्ट्रॉस ने टेंट और माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग करके ज्यादा चलने वाली पैंटें बनाई। अब आपको ये समझ में आया कि ये जो जीन्स आप पहनते हो ये कैसे बनी थी। ये टेंट और माल डब्बों के जो कवर होते हैं ना, जैसे हम गाड़ी के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, जो टेंट बनते हैं, उनके जो कपड़े थे उनसे उसने पैंटें बनाई। और इसमें औजार रखने के लिए उसने जेबें लगाई बड़ी बड़ी। जैसे आजकल आपने देखा होगा जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनके पास बड़ी बड़ी जेबें होती है, जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं उसमें वो अपने पेचकस वगैरह लगते रखते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी जेबें बनाई और इसका प्रचलन बहुत हो गया, और इनको हम कहते हैं डेनिम। तो आज जो आप जीन्स पहनते हो ना डेनिम्स की, वो डेनिम्स की जीन्स जो है वो फैशन के लिए नहीं बनी थी, वो इसलिए बनी थी कि वो बहुत मजबूत थी, और ये टेंट के कपड़े और जो कवर के कपड़े होते हैं उनसे बनाई गई थी, बड़े बड़े कपड़ों के लिए। तो शुरू में ये मजदूरों के लिए कपड़े थे जिनमें वो कंफर्टेबल रहते थे, उसमें जेबें थी और वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते थे, मेंटेन करना आसान था। और ये एक इकलौता ऐसा परिधान है जो पिछले 150 वर्षों से एक जैसा है, जीन्स में कोई चेंज नहीं आया। शायद अगर आपके घर में पहले की कोई जीन्स होगी तो वही कपड़ा आज की तारीख में चला रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब आपको स्ट्रेच वाली जीन्स मिलती है, अलग अलग वॉश वाली जीन्स मिलती है, लेकिन बेसिक जो जीन्स का कंसेप्ट है वो इतने सालों से सेम है। फिर आया अगला चेंज जो कि था, महिलाओं ने 1880 के दशक में स्कर्ट और ब्लाउज पहनने शुरू करे। अभी तक जो ड्रेसेस थी वो पूरी एक पीस की होती थी। अब स्कर्ट और ब्लाउज जैसे अब है, आप कुर्ता अलग खरीद लेते हो, सलवार अलग खरीद लेते हो। शायद आपकी मम्मी से अगर आप पूछो तो उस समय पर ऐसा नहीं होता था।
उनका पूरा सूट, सलवार, चुन्नी ये पूरा एक सेट आता था और वो पूरा सेट एक ही तरह से पहना जाता था। लेकिन अब आप कुर्ता अलग ले लेते हो, सलवार अलग ले लेते हो, मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हो। तो ऐसा ही तब हुआ कि महिलाओं ने पहनने के लिए जो रेडीमेड कपड़े थे ये उसकी तरफ एक कदम था। यहाँ पर जो कमर और लंबाई है इसका नाप जो है लेकर जनरल सा नाप लिया गया, और जो लेडीज नौकरी पे जाती थी उनको कुछ ऐसे कपड़े चाहिए थे जो वो रोज में पहन पाए और वैरायटी भी आए। अब अगर ये पूरा गाउन है, वन पीस है, तो आपको बहुत सारे चाहिए। तो स्कर्ट और ब्लाउज अलग अलग होने से क्या हुआ कि वो किसी भी स्कर्ट को किसी और ब्लाउज के साथ मिक्स एंड मैच करके अलग अलग पहन सकती हैं। शर्ट के ऊपर अलग कोट पहन सकते हैं, तो जैसे हम कुर्ते के नीचे अलग सलवार, सलवार के ऊपर अलग कुर्ता, इस तरह से जीन्स के ऊपर हम अलग अलग शर्ट्स पहन लेते हैं, टी शर्ट्स पहन लेते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनको क्योंकि रोज ऑफिस जाना होता था, उन्हें सिंपल से कपड़े चाहिए लेकिन ज्यादा चाहिए थे। तो ये मिक्स एंड मैच से कपड़ों में विविधता आ जाती है, और इस विविधता से क्या हुआ कि उनके जो है उनके पास कपड़ों में भी वैरायटी हो गई, और ये जो इंडस्ट्री थी और भी तेजी से बढ़ने लगी। क्लियर? फिर 19th सेंचुरी जब आई, अभी तक हम 18th सेंचुरी में थे, जब 19वीं शताब्दी आई तो उसमें मेले और बाजार, मतलब जैसे ट्रेड फेयर लगता है ना, उस तरह के मेले और बाजार के माध्यम से जो जनरल लोग थे उनको जो फैशन की चीजें थी वहां पर वो खरीद सकते थे। अब जो भी ट्रेडर्स थे वो अपने कपड़े वहां बाजारों में लेकर आते थे, और जो खरीदने वाले थे वो भी वहां पर पहुंचते थे और अपनी पसंद का सामान वो खरीद सकते थे। तो जब ये जैसे आज की बाजार होते हैं, जैसे ट्रेड फेयर होता है, इस तरह की दुकानें भी आने लगी और इन दुकानों में लोग जाके अपना सामान खरीद सकते थे। धीरे धीरे रेडीमेड कपड़े आ गए जहां पर आप जाओ, अपनी पसंद का कपड़ा खरीदो और ले आओ। बेटा ये डेवलपमेंट समझ में आ गया फैशन का? सबसे पहला Yes, था ma'am. फ्रांस जो है वो फैशन का सेंटर बना, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के बाद सिलाई मशीन और डेनिम का आया, डेनिम का आविष्कार हुआ, और उसके बाद महिलाओं ने मिक्स एंड मैच एक तरह से करके पहनना शुरू किया, जिसमें स्कर्ट और ब्लाउज अलग अलग हो गए। अभी तक अगर आपने कोई पुरानी पिक्चरें देखी हो यूरोप की, तो पहले की जो रानियां वारियां थी वो भी पूरे पूरे गाउन्स पहनती थी, वन पीस। तो अब अलग अलग करने से मिक्स एंड मैच शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी में मार्केट्स लगने लगे, फेयर लगने लगे, ट्रेड फेयर की तरह के, और खरीदने वाले बेचने वाले आते थे, मोल भाव करते थे और अपनी चॉइस के कपड़े खरीद सकते थे। और लास्ट में क्या हुआ कि जरूरत के हिसाब से दुकानें भी आ गई और रेडीमेड कपड़े, सिले सिलाए कपड़े मार्केट में मिलने लगे। ओके, और आज का ये लास्ट टॉपिक है। एक ये टॉपिक हमें और करना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है फैशन के विकास में फैशन चक्र। ओके, ये फैशन चक्र आपको समझना जरूरी है। तो जब भी हम किसी फैशन की बात करते हैं तो हमें फैशन को अगर बाजार में बेचना है, उसमें व्यापार करना है, तो हमें ये समझना है कि फैशन जल्दी जल्दी बदलता है। कोई फैशन जब जाने वाला है तब हम उसके ज्यादा पीस बनाएंगे, या जब कोई फैशन आने वाला है? चलो अब आप ये बताओ, अगर मेरे पास जब कोई फैशन आने वाला है। वेरी गुड, आने जब वाला कोई हो भी फैशन आने वाला होता है तब हम उसका, अगर हम सामान खरीद के दुकान चलाते हैं तो हम उसका ऑर्डर भी बड़ा प्लेस करेंगे। और जब कोई फैशन जाने वाला होता है, जैसे अभी सर्दियां जाएंगी, आप देखना दुकान के बाहर बहुत सारे स्वेटर आपको सस्ते में रखे मिलेंगे, क्योंकि यस मैम। वो फैशन नहीं, उसकी जरूरत अभी जाने वाली है, और अगले 6 मैम महीनों के लिए जैसे उस अभी सामान डेनिम को की अपने जैकेट पास। बहुत ज्यादा चल रही है। हाँ बिल्कुल, क्या चल रही है बेटा? डेनिम की जैकेट। डेनिम की जैकेट बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन जब गर्मियां आएंगी तो कई बार ऐसा होगा कि आप वो कपड़े नहीं पहनोगे, नई चीज आने लगेगी। यस मैम। तो जब कोई फैशन जाने लगता है तब हम उसको सस्ते में बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें ये समझ में ही नहीं आएगा फैशन कब आ रहा है और कब जा रहा है, तो हमारा बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि फैशन साइकिल क्या होती है। अब फैशन साइकिल के लिए अब यहाँ पर आप देखो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जिस तरह से फैशन बदलता है इसे हम कहते हैं फैशन चक्र। इसे हम फैशन चक्र के रूप में जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर फैशन इसी साइकिल को फॉलो करते हैं। आपने जिन्होंने इको वगैरह पढ़ी है उसमें भी आपने इस तरह के चार्ट्स, कर्व्स पढ़े होंगे। तो हर फैशन का भी एक लाइफ होती है। फैशन आता है, फिर सब लोग उसको यूज करते हैं, और जब बोर हो जाते हैं तो वो फैशन चला जाता है। ठीक है, प्रवेश से जाने तक, मतलब कोई फैशन के आने से लेकर उसके जाने तक वो 5 स्तरों तक जाता है, 5 लेवल्स को डिसाइड करता है। अब वो 5 लेवल्स कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वो 5 लेवल्स कौन से हैं। ठीक है,
सबसे पहला हाँ? आता है, बेटा माइक बंद करो, किसी का माइक खुला हुआ है। सबसे पहला आता है जब एक नई शैली की प्रस्तुति होती है। यहाँ पे देखो, ये एक नया फैशन है एक तरह से, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो फैशन बढ़ने लगता है, यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद अभी भी फैशन बढ़ रहा है और वो लोकप्रियता की पराकाष्ठा तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। जब ये लोकप्रियता की पराकाष्ठा मतलब पीक पे होता है, तब आप देखोगे हर जगह यही कपड़े मिलने लगते हैं और धीरे धीरे लोग इससे बोर होते हैं और फिर वो इसको छोड़ना शुरू कर देते हैं और फाइनली वो फैशन बाहर चला जाता है और जब ये वो फैशन जाने लगता है तभी एक नया फैशन आना शुरू हो जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट शुरू समझ आ गया बेटा? यस मैम। अब मैम। इसकी डिटेल्स यस जानते हैं। मैम। जब ये फैशन आना शुरू होता है, यहाँ पर ये स्टेज है जब कोई नया डिजाइनर जो है एक नया फैशन लेकर आया। हो सकता है ये किसी फैशन शो में दिखा हो या आपने किसी हीरो हीरोइन को देखा हो जो पैसे वाले लोग हैं, जो आपके आइडियल्स हैं, उन्हें देखा हो। तो अभी ये लोगों के बीच में नहीं आया, अभी ये आइडिया किसी डिजाइनर ने क्रिएट किया। इस स्टेज पे ये फैशन बहुत महंगा होता है और सिर्फ कुछ पीस मिलते हैं। धीरे धीरे आप देखते हो कि जिनके पास पैसे हैं, जो फैशन कॉन्शियस लोग हैं, जो जो नए फैशन की चीजें पहनते हैं, वो इसे पहनने लगते हैं और इस तरह से वो लोकप्रियता में बिक्री होने लगती है। तो अब वो क्या होता है, आपको बड़े बड़े शोरूम्स में मिलने लगता है, थोड़ी उसकी कॉपीज बनने लगती हैं और जब वो कॉपीज बनती हैं, आप आसपास देखते हो तो जो फैशन लीडर्स हैं, जो जल्दी से फैशन को अडॉप्ट करते हैं, यहाँ पर वो उसको पहनना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी ये फर्स्ट स्टेज से तो महंगा ही होता है, लेकिन सेकंड स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज से तो थोड़ा सस्ता हो जाता है कपड़ा, लेकिन थर्ड स्टेज से अभी भी महंगा ही रहता है। तो फर्स्ट स्टेज से वो सस्ता क्यों जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो सिर्फ डिजाइनर्स नहीं बनाया था उसे, लेकिन जो थर्ड स्टेज है, अब क्या होता है, ये जो थर्ड स्टेज आती है तो ये मास में बनने लगता है। मतलब आपको ये कपड़ा आसानी से मिलने लगता है, उस डिजाइन की आपको कॉपीज चारों तरफ मिलने लगती हैं, मार्केट्स में भी ये आ जाता है। और जो फैशन फॉलोअर्स हैं, जो लोग बहुत जल्दी से फैशन को नहीं अपनाते, वो भी अब उसको पहनने लगते हैं। शायद अगर आपको याद हो, प्लाज़ो बहुत टाइम पहले आया था। जब आया था तो पिक्चरों में आपने हीरो हीरोइन्स को कभी-कभी देखा होगा। फिर धीरे-धीरे पिक्चरों के बाद आपने देखा होगा जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत जल्दी फैशन को लेते हैं, या एडोलेसेंट्स जो आपकी उम्र के लोग हैं, उन्होंने उसे अप्लाई किया। फिर लोकप्रियता जब बहुत बढ़ जाती है, तो एडोलेसेंट्स को ही छोड़ो, मतलब किशोरों को छोड़ो, बड़े लोग भी पहनने लगते हैं, बुजुर्ग भी पहनने लगते हैं। हर तरफ आपको वो मिलता है और यहाँ पर ये सामान यस कुछ मैम। सस्ता हो जाता है और ये थोक मार्केट में भी आ जाता है। फिर लोग उससे इतना बोर हो जाते हैं कि वो जो है चीजें फिर सेल में मिलने लगती हैं और लोग उसको पहनना कम कर देते हैं। यहाँ पर अगर मेरी दुकान है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई नया माल ना लाऊं और जो मेरे पास पुराना सामान है उसी को सस्ते में करके निकालूं, चाहे वो सेल में जाए या किसी भी तरह जाए। और जब सेकंड से थर्ड स्टेज पे जाते हैं, तो हम नए ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, नए नए लोगों से बनवाते हैं, टेलर्स भी उसको सीखते हैं और फाइनली क्या होता है, वो सामान, वो जो कपड़ा है, अगर आपने सेल में भी नहीं बेच पाए, तो बाद में उसे सेल में भी कोई नहीं खरीदने को तैयार होता है और ये कह देते हैं कि ये तो पुराने फैशन का सामान है, इसे अंदर रख दो। और जब तक ये पुराने फैशन का सामान जाता है, तब तक ज्यादातर क्या होता है कि जो फैशन कॉन्शियस लोग थे, जो फर्स्ट स्टेज थी, वो लोग एक नया फैशन शुरू कर देते हैं और वो नया फैशन फिर से आना शुरू होता है और धीरे धीरे लोग उसको अपनाने लगते हैं। फिर वो फैशन भी पुराना हो जाता है और चला जाता है। समझ आया बेटा ये? यस मैम। तो ये हमारी 5 स्टेजेस यस थी। मैम। शैली की प्रस्तुति होती है सबसे पहले, फिर उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है, फिर लोकप्रियता की पराकाष्ठा पे पहुंचती है, फिर उसकी लोकप्रियता में कमी आने लगती है, बिक्री भी कम हो जाती है और बिक्री कम होने के बाद लोग उसको पुराना कर देते हैं और वो उसको खरीदने को तैयार नहीं होते। तो ये फैशन साइकिल जो है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। ये वाली जो साइड है, ये दिखाता है कि कितने लोग उसे खरीद रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखता है कि समय, जैसे जैसे समय पास होता है, फैशन आता है और फैशन चला जाता है। मैम That clear? ये पेपर में बनाना होगा? बेटा अगर फैशन साइकिल पे आएगा तो बिल्कुल बनाना होगा क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो नहीं बनाना होगा। और अच्छा है ओके कि मैम। आपको आना ही चाहिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था ये। यस मजा मैम। नहीं आ रहा आपको? मैम बहुत अच्छा है। इंटरेस्टिंग है ना? टीचर चलो, मजा आ गया। अब यहाँ पर खत्म करने से यस पहले मैम। एक बार मैं ये और बता देती हूँ आपको कि फैशन साइकिल में हमने फैशन में फैड और क्लासिक पढ़ा था ना, याद यस आया? मैम। अब फैड
और Yes, क्लासिक yes, क्या ma'am. होता है, फैड ऐसा होता है जो आता है एकदम से चढ़ जाता है और उतनी जल्दी से लोगों की नजर से उतर जाता है, उसे फिर बाद में कोई नहीं पहनता। yes, ma'am. ठीक है, तो इसकी पांचों जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आती हैं, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती हैं और वो जल्दी से चला भी जाता है, लोग उसके बाद उसको पहचानते भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्लासिक होता है वो कैसे होता है, वो शुरू ऐसे ही होता है, लेकिन वो लोगों को बहुत पसंद भी आता है, पसंद आने के बाद वो बहुत पॉपुलर होता है, लेकिन वो पूरी तरह से कभी नहीं जाता, कम होकर भी वो थोड़ा 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 हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्लू वाला, ये है हमारा फैड, और जो दूसरा है, ये जो मैंने आपका ब्राउन से बनाया है, ये है हमारा क्लासिक। मैम समझ आ गया? क्लासिक तो क्लासिक बेटा एक स्टाइल आया, लोगों ने उसे पसंद किया, बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हुआ, कम यस पॉपुलर होके मैम। वो थोड़ा थोड़ा मैम चलता रहेगा। हम ये कह रहे हैं हाँ कि बोलो बेटा। क्लासिक तो दोबारा भी फैशन में आ जाता है ना कभी कभी। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा ऊपर नीचे जाता रहेगा, जैसे कभी कभी फिर, जैसे बीच में भी आपने देखा होगा सितारे वितारे बहुत चलने लगे थे, सिल्क की साड़ियां कम हो गई थी, यस लेकिन बंद मैम नहीं हुई अभी। थी, वो फिर बढ़ यस जाएगा, मैम मैम फिर कम हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी आउट ऑफ फैशन, जैसे हमने यहाँ पर कहा ना, करीब करीब खत्म हो जाते हैं। खत्म नहीं हुआ। क्लासिक करीब करीब कभी भी खत्म नहीं होता पूरी तरह से। क्या ये फैशन चक्र सबको क्लियर हो गया? ओके मैम। Yes, sir. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है शैली की प्रस्तुति। शैली की प्रस्तुति, डिजाइनर जो है अपने आइडियाज को सबसे पहले लेकर आता है, और जब वो अपने आइडियाज लाता है तो इसे ज्यादातर हम फैशन शोज वगैरह में, या जो बहुत फैशनेबल लोग हैं उनके पास देखते हैं, क्योंकि ये नई शैली होती है और यहाँ पर वो पॉपुलैरिटी, अभी ये आइडिया सिर्फ आया है लोगों तक, बहुत सारी शैलियां आती हैं लेकिन सब पॉपुलर नहीं होती, उनमें से कुछ ही हो पाती है, फिर उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है, लोगों को ये फैशन अच्छा लगने लगता है, कुछ और लोग पहनने लगते हैं, और जब बाकी फैशन लीडर्स इसे पहनते हैं तो उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। फिर लोकप्रियता की पराकाष्ठा आती है, जब कोई फैशन लोकप्रियता की बहुत ऊंचाई पर होता है, उसकी मांग इतनी ज्यादा हो जाती है कि हर जना उसी को बना रहा होता है, हर टेलर उसे बना रहा होता है, वो बहुत ही हर जगह आपको मिलने लगती है, लेकिन फिर लोग उससे बोर होते हैं, लोकप्रियता में कमी आ जाती है, और यहाँ पर हम किसी भी सामान को नया ऑर्डर नहीं करते, ये जो है कम कीमत पे कोशिश करते हैं कि ये सेल में बिक जाए, और फिर शैली का परित्याग, या लोग उस शैली को भूल जाते हैं और वो शैली खत्म हो जाती है। ओके, तो यहां पर था फैशन चक्र। अब कल जो हम करेंगे वो है फैशन व्यापार या फैशन मर्केंडाइज। समझ आ गया बेटा सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी. ओके, तो और किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा?